बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, वीकेंड अच्छे तरीके से अपना प्लान करें। मौसम में भी तब्दीली आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात की इसलिए ज़रूरत है, डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, स्टार्ट में हम बात कर लेते हैं, कुछ बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा होने जा रहा है। महंगाई को भी ब्रेक नहीं लग पा रही है। ऑल्दो आगे हम सुन रहे हैं पेट्रोल की कीमत में कमी हो जाएगी, डॉलर की कीमत में कमी हो रही है, सोना हर रोज सस्ता हो रहा है, कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन हम अगेन देखते हैं चीज़ें बैलेंस हैं। अगर एक चीज़ में बेहतरी आती है तो दूसरी तरफ आटा गायब हो जाता है। अगर सोने की कीमत कम हो रही है तो हम देखते हैं कि जी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं, जो चले सोना तो कोई नहीं बनाएगा, जो हर रोज़ चीज़ें इस्तेमाल करनी है उनकी कीमतों में होशुबा इजाफा हो रहा है। सो ये ज़िंदगी की चीज़ें साथ साथ चलते रहने, अच्छे तरीके से अगर प्लान करेंगे तो चीज़ें आपकी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ही मैनेज होती रहेंगी। हमने प्रोग्राम में खबरें भी शामिल करनी है, आगे चल के आपके आज की मुलाकात कराएंगे, आज के मेहमानों के साथ भी फिटनेस पे बात करनी है। कुछ ये जो मौसमी नज़ला ज़ुकाम बुखार हर दूसरे बंदे को हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, ये एक्चुअली मौसम की तब्दीली के साथ होता भी है। लेकिन इसमें आपने अच्छी खुराक कौन सी है जो कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर कर सकती है, उस पर भी बात होगी। खबरों की तरफ भी आएंगे। हमने सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट की तरफ जाना होता है। जी, हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से फ़रमाया कि सबसे बेहतरीन सदका ज़ुबान का सदका है। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़ुबान के सदक़े से मुराद क्या है? आपने फ़रमाया कि तुम्हारा कोई भाई कैद में है और तुम उसे अपनी सिफारिश से आज़ाद करा दो, तो फ़रमाया कि ये ज़ुबान का सदका है। और इसी तरह खून गिराने से तुम बचा लो, यानी अगर दो कबाइल, दो अफराद आपस में लड़ रहे हैं और तुम फिर उनमें सुलह करा दो। और फरमाया इसी तरह कि तुम अपनी ज़ुबान से कोई भलाई अपने भाई तक पहुंचा दो, और अपनी ज़ुबान से फरमाया कि किसी मुसीबत को अपने भाई से दूर कर दो। तो ये चार बातें रसूलुल्लाह ने बयान की। फरमाया कि ये ज़ुबान का सदका है और ज़ुबान का सदका बेहतरीन सदका है, यानी माल का सदका भी है, वक्त देने का भी सदका है, ये सारे सदक़ात में शुमार होते हैं। लेकिन बेहतरीन सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ुबान का सदका। अगर थोड़ा सा आप इस पे गौर कीजिए, आप देखेंगे कि आज हमारा रवैया ये है कि वो काम कि जैसे कहते हैं कि ना हिंग लगी ना फटकड़ी, कुछ भी खर्च नहीं होता, हम वो काम भी नहीं करने के लिए तैयार होते। यानी अगर हमारी ज़ुबान से किसी का भला हो जाए, किसी का मसला हल हो जाए, कोई मुश्किल से निकल आए, हम ज़ुबान भी हिलाने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होते किसी के लिए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे अफजल बेहतरीन सदका वो ज़ुबान का सदका है। यानी कम अज़ कम मोमिन, अगर इंसान माल ख़र्च नहीं कर सकता, वक्त नहीं दे सकता, तो कम अज़ कम इतना तो कर ही सकता है कि अपने भाई की अपनी ज़ुबान के ज़रिए से मदद कर दे। और ये बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा आपका पैगाम था। कहीं पे भी आप अगर किसी की मदद करने की, ऑब्वियसली हालात आजकल ऐसे हैं कि आप उस तरह से शायद किसी की मदद नहीं कर पाते, लेकिन कोई ना कोई तरीका ज़रूर ऐसा होता है। शायद आप किसी को सीधा रास्ता दिखा दें, ये भी किसी की मदद करना होता है। तो यकीन माने, अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, वो चीज़ें पलट के आपकी तरफ आती हैं और इंशाल्लाह आपके साथ भी सब अच्छा ही होगा। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी पहली खबर आज की क्या है? एशिया की सबसे बड़ी इलाजगाह बेहाल, म्यू अस्पताल के आईसीयू में हशरात की भरमार किया गया है। टकसाली के सामने ओवरहेड ब्रिज बनेगा। इतने बड़े मास्टर प्लान में हमें यह बताया गया है कि टकसाली के सामने मास्टर प्लान की कितनी ज़रूरत है, और इससे तब्दीली, आप शहर का नक्शा ही देखते हैं तब्दील होता चला जा रहा है। अली, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। देखिए, मास्टर प्लान बहुत ज़रूरी है। आपकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है लाहौर के अंदर, और दूसरी तरफ जितनी भी हमारी ज़रूरी ज़मीनें हैं वो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट होती जा रही हैं। तो मास्टर प्लान बहुत ज़रूरी है। आपको एक हद बंदी करनी होगी कि कहाँ तक आपने लाहौर को उसकी बाउंड्री बनानी है, उसकी बाउंड्री के अंदर आपने क्या SOPs तय करने, क्या क्राइटेरिया होगा कि नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन पाएंगी या नहीं। और दूसरी तरफ फिर आपका आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अब आपका ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है और उसके बाद है मेट्रो बस। अब इस रोड के साथ साथ आपके पास स्टेट लाइन ऐसी मौजूद है
जहाँ पे आप बड़ी बड़ी इमारतें, कमर्शलाइज इमारतें जो है वो तामीर करके उनको लीज़ पे या रेंट पे दे के एक अच्छा खासा आप रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। वो रेवेन्यू या तो पंजाब मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इकट्ठा कर सकती है या फिर LDA इकट्ठा कर सकता है। उससे होगा ये कि LDA के पास अपने ऑन रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ जाएंगे और जो बार बार किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं वो ख़त्म चीज़ हो जाएगी। दूसरी तरफ आपके रोड हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2025-30 तक अगर हमने अपने रोड्स पर तवज्जो ना दी, अपने सड़कों को मज़ीद तोसी ना किया तो ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोगों के पास फिर अभी ही ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो मैं कहती हूँ कि आप पीक आवर्स में तो बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है। आपने ये ओवरहेड ब्रिज बनाने का मनसूबा बनाया टकसाली के पास। टकसाली के पास एक अस्पताल है लेडी विलिंगटन जो कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इससे लाहौर शहर का क्या हुस्न खराब नहीं हो जाएगा कि आप बार बार ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं? जो हिस्टोरिकल इलाके हैं, अंदरूनी शहर है या इस तरह का टैक्सैली का इलाका है या जो लेडी विलिंगटन अस्पताल के पास आप बना रहे हैं, इससे ट्रैफिक पहले ट्रैफिक तो कंट्रोल कर लें। जो पहले ओवरहेड ब्रिज बने हैं, अंडरपास इतने बने, ट्रैफिक कंट्रोल का ही रास्ता निकाला जा रहा है। वो कहाँ जा रहे हैं? जो पहले इतने ओवरहेड ब्रिज लाहौर में बने हैं, अंडरपास बने हैं, आप मार रोड है वहाँ पर तो ओवरहेड ब्रिज नहीं है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होती। वहाँ पर तो देख लें, असल में ये मसला ये ट्रैफिक ओवरहेड ब्रिज मसला नहीं है, मसला ट्रैफिक मैनेजमेंट का है। मसला हमारी ट्रैफिक मैनेजमेंट जब तक हम लेन और लैंड दोनों की आपका पॉइंट अली बेहतर है, आप तजावुजात नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। टेक्साली वाली साइड पे आप चले जाए, यकीन माने आपको सर्विस लेन तो पूरी ही कवर नजर आएगी। रिक्शे वाले वहां पर जो है उनको आप पीछे नहीं कर सकते हैं। ये जो इश्यूज जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं ना हो जाएंगे, आप जितनी मर्जी रोड को बना लें, कुछ मसला नहीं होगा। इंक्रोचमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे फुटपाथ के साथ साथ जो एक येलो लाइन है सड़क के पास, येलो लाइन भी क्रॉस हो चुकी है। अब हमारे लोगों में शऊर ही नहीं है इस चीज का ना। लोगों में शऊर नहीं है तो फिर आप पैसे लेकर क्यों उनको खड़े करने देते हैं वहाँ पे? हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं। क्यों बार बार आके खड़े हो जाते हैं? आगे का हवाई बिगड़ा हुआ है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, फिर कैसे आप कंट्रोल कर सकेंगे? लोगों को नहीं। ठीक है, अगर ओवरहेड ब्रिज बनाकर अगर बाइकर्स को एक सहूलत मिल रही है तो वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। वो उनको यू टर्न लेने में ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। अगर ब्रिज बन रहा है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ एक ब्रिज बनाकर आप एक सोल्यूशन ना निकालें। आपको 2050 तक सोचना होगा कि 2050 तक इस रोड की कंडीशन क्या होगी, उसके तहत आप लोग प्लानिंग करें। अब ये नहीं कि एक 2-3 साल के लिए प्लानिंग बना के 20-30 करोड़ का आपने ओवरहेड ब्रिज आपने बना दिया, तो प्लानिंग आपको मज़ीद आगे तक की सोच के करनी पड़ेगी। जैसा ये 2050 का प्लान बना रहे हैं, अगर लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव हो जाता है जिससे लाहौर की जो सड़कें हैं वो मज़ीद तोसी हो जाएँ, 5-5, 6-6 लाइनों की हो जाएँ। इसके साथ साथ आपको खोकर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान देना होगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के लिए सबसे पहले इंतज़ामिया को शहर के अंदर इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी पड़ेगी। इंक्रोचमेंट ख़त्म होगी, आपके फुटपाथ येलो लाइन से पहले तक आपके रोड सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मसला ये है कि अगर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया ऑपरेशन करती है तो उससे ठीक 2 या 3-4 दिन बाद वही इंक्रोचमेंट अपनी जगह पर मौजूद होता है। फॉलो अप का हमारे यहाँ कोई रिवाज ही नहीं है। एक दिन आप ऑपरेशन देखते हैं, क्यों आते हैं? सवालिया निशान तो ये है कि जब आपने एक दफ़ा इंक्रोचमेंट कर ली तो फिर बार बार वो लोग वहाँ पे आके क्यों बैठ जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। कौन से ऐसे ऑफिसर मुलव्वस है जो उनसे रिश्वत लेकर उनको दोबारा बैठने की इजाज़त देते हैं? अगर किसी के खिलाफ एक दफ़ा ठीक से कार्रवाई की हो, जो हमारा ट्रैफिक का मसला ये है कि हम लेन और लाइन जो है ना उसकी पाबंदी नहीं करते। अब एक जगह ट्रैफिक जैम होती है ना तो हमें चाहिए फौरी तौर पर गाड़ियों को लाइन में खड़ा कर दे, लाइन में आ जाए। हम ये करते हैं कि लाइन तोड़कर ऊपर से आना शुरू कर देते हैं। जब ऊपर से आना शुरू कर देते हैं उधर से भी ट्रैफिक आ रही होती है, इधर ऊपर से भी ट्रैफिक इधर से चली जाती है और वो ट्रैफिक जो है ना फंस जाती है जाकर वहाँ पर। ये बड़ा मसला है। हमें चाहिए कि जगह मैं शहरियों से ये गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा इस प्रोग्राम की वजह से कि जहाँ कहीं ट्रैफिक फंसे वो फौरी तौर पर मोटरसाइकिल वाले गाड़ियों वाले लेन में आ जाए, अपनी लेन को फॉलो करें और लेन और ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करें और लेन और लाइन की जब पैरवी हम करेंगे तो हमारे ट्रैफिक के मसाइल जो है ना बेहतर तौर पर। बहुत अच्छी बात है जी। ट्रैफिक कवानीन की जितनी आप पाबंदी करेंगे रोड्स को शादा भी हो जाए। अगर हम ट्रैफिक कवानीन हम लंदन में देखे, लंदन में तो इतनी सड़कें चौड़ी नहीं है, लेकिन लंदन में तो ट्रैफिक जाम नहीं होती। लाहौर से कम सड़कें चौड़ी हैं तो लेकिन वहां पर देखे वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होती। लेकिन वजह क्या है? वहाँ पर लोग लेन और लाइन और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी नहीं करते। कानून बहुत सख्त है, सिंपल सी बात है, कानून सख्त है वहाँ पे। यहाँ पे सिस्टम आपका स्ट्रांग हो
देखते हैं फिर कौन ऐसे ही है, खिलाफ ऐसे ही है। कार्रवाई करता है। मतलब मैंने देखा लेकिन कानून क्या है, यहाँ पर 2000 रुपया आपने वो पार्किंग मसला- रॉन्ग पार्किंग पर लगाया तो वो असर पड़ा? मसला अमल ही नहीं होता। हमारे गवर्नमेंट की रेट सिंपल सी नहीं बात है, ये हमारी गवर्नमेंट की रेट नहीं है ना। गवर्नमेंट और स्टेट की रिट होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही बाहर आपने। अमेरिका में, लंदन में, पूरी दुनिया में उनका सिस्टम स्ट्रांग है, उनके सिस्टम को कोई ब्रिज नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारा यहाँ पे यार फोन करना यार ये काम जरा हो जाए। बस कवानीन आप सख्त कर दें, लोग खुद ब कवानीन खुद सख्त कर दो, लोग खुद ब खुद ठीक खुद हो ब जाएंगे। खुद वहाँ का लोग इन कानून चीजों को सख्त है, आपने सिस्टम बिल्कुल ठीक ठीक है। है, बिल्कुल ठीक है। लोगों के अंदर खौफ होगा जी अच्छा खासा भारी फाइन हो जाना है, और एक दफा के बाद दूसरी दफा तो छूट है ही नहीं, तो खुद ब खुद लोग जो है इन चीजों को ठीक करते हैं। अच्छा जी, खबर यह है रोडा का ग्रैंड ऑपरेशन, दरियाए रावी में गैर कानूनी तामीरात का सफाया कर दिया गया। पार्क व्यू सोसाइटी की तशरीह पर पाबंदी लगा दी गई है। दरियाई एरिया पर किसी को तामीर की इजाजत नहीं होगी। पार्क व्यू शहरियों को लूट रही है। सो मेरे ख्याल से इस माफिया को पहले ही कंट्रोल करना चाहिए। अब जो शहरी जिनकी जमा पूंजी गई वो अली कहाँ चले जाए? सियासी इंतकामी कार्रवाई है और क्या है इसमें। सही कह रहे हैं। अब इसमें और क्या, पार्क व्यू का नाम हाँ। सुन के अब सब लोगों को समझ आ जाती है कि क्या मसला है, क्योंकि वो अलीम खान है और इधर दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट है। अलीम खान पीटीआई को छोड़ चुके हैं, तो वो लिहाजा अब वो इंतकामी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए नुकसान आम शहरी का आम हो रहा है। शहरियों का मतलब आपको आपकी मुझे और जिन लोगों ने खींचातानी इन्वेस्ट में किया वो हुआ लोग बीच में बेचारे लटक रहे हैं, लटक रहे तलवारें उनके गले पे हैं जिन्होंने जिंदगी भर अब की ये जमा देखिए, पूंजी लिंक लगा दी। रोड की आपने खबर ब्रेक की, अब लोगों को पहले रोजगार नहीं मिल रहा, अब ने पूरी मार्केट गिरा दी है। हाँ। आपको ये जो चीजें वो ये बाकी सोसाइटीज में नजर नहीं आती। बिल्कुल, शहर में शहर कोई में एक कितनी जगह गैर जहाँ गैर कानूनी तामीरात है। 300-400 गैर कानूनी सोसाइटीज होंगी लाहौर के ऐसे ही है, अंदर, ऐसे ही है। एलडीए की अपनी फहरिस्त में है, उनके खिलाफ क्यों नहीं आप लोग कार्रवाई करते? अब एक अच्छा खासा रोजगार लोगों का लगा हुआ है, आप उनको एक सहूलत दो कि यार आप ये आपका सिस्टम है, आप इसको कानूनी कर लो। अगर इलीगल बैठे हो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नहीं आप उनकी दुकानें गिरा दी, अब उन एक दुकान के साथ कितने लोगों का रोजगार होगा, कितने Exactly. खानदान जुड़े होंगे। एग्जैक्टली। और वो सारा रोड भी लिंक रोड जो मॉडल टाउन है, मैं अभी सुबह वहाँ से गुजरा हूँ, सारा रोड पुलिस रोड ने ब्लॉक बंद हो गई। ब्लॉक किया हुआ पुलिस ने सारा, और ट्रैफिक जाम है। बजाय इसके कि उसके ऑपरेशन करें और रोड को क्लियर करें, पुलिस ने बेमकसद जाकर चीज़ है, ऊपर ऊपर बेमकसद उल्टा ऑपरेशन जाकर है। रोड बंद कर दिया पुलिस ने जाकर, और ट्रैफिक बड़ी बड़ी बसें खड़ी करके रोड को बंद कर दिया गया। ये अजीब मजाक हो रहा है वहाँ अब वो उस पर। बंदे ने कलमा पढ़ के उसने कहा कि मुझे हाँ, कलमा अब आप नसीब ये ना हो। देखें, बिल्कुल ऐसी बात है। अब इससे इससे बढ़कर क्या हो रहा है? दूसरा ये ये बात। क्या ना ये जो इस तरह के जो गैर कानूनी जो अगर दुकान कोई बनी हुई है तो उसका एक फायदा भी तो है ना कि लोगों को रोजगार मिला हुआ है, बजाय इसके लोग जाकर क्राइम करें, स्ट्रीट क्राइम फिर करें। अब इस तरह के अगर मैं समझता हूँ कि जो इलीगल पार्किंग सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर मार्केटों के बाहर लोग मोटरसाइकिलों को या कारों का 10-10 रुपए या 20-50 रुपए ले रहे हैं, चलो उन लोगों से तो बेहतर है जो तो क्राइम कर अगर रहे हम हैं। ये जस्टिफिकेशन दें तो फिर यहाँ पर ये चीजें परवान चढ़ती जाएंगी। आपको कानून को फॉलो करना चाहिए, सीधा रास्ता अपनाना चाहिए, फिर आप अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा अली, आपकी खबर है पंजाब हुकूमत 25 अरब कर्ज लेकर पीएसडीपी मंसूबे मुकम्मल करेगी। कौन से ये मंसूबे हैं और बेहतरी इससे क्या आएगी, ये समझा देखिए, दें। ये रोड सेक्टर के मंसूबे हैं। रोड सेक्टर के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे वफाकी गवर्नमेंट है वो हमें शेयर देती है पीएसडीपी के तहत, और पीएसडीपी का शेयर ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरी तमाम सूबाई हुकूमतों को मिलता है। लेकिन गुज़श्ता 2-3 सालों से ये पीएसडीपी का जो शेयर है पंजाब को उनकी आबादी के तनासब से वो नहीं मिल रहा, ठीक है। और इस पर पंजाब हुकूमत बारहा एहतजाज कर चुकी कि उनका पीएसडीपी का शेयर दिया जाए ताकि उनके रोड सेक्टर के ऊपर जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जा ठीक सके। है। अब ये 90 अरब रुपए के हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जारी हैं, लेकिन उस पर फंडिंग बहुत कम की जा रही है। अब इस पर 35 बिलियन की डिमांड थी CNW डिपार्टमेंट की कि ये हमें दे दिया जाए बजट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हम इन मंसूबों को रवां साल कुछ 50-70% तक मुकम्मल कर लें, ठीक है। और बाकी वो आइंदा साल तक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि पंजाब में अब हुकूमत मुखालफ है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग सब नून काम की मेरे हुकूमत ख्याल है। से इसी खींचातानी और इसी वजह से ना खींचातानी खराब की चल वजह रहे से हैं। अब वो लोग बजट नहीं दे रहे। अब इसमें मसला है कि ये भी कि गुजरात और मंडी बहाउदिंग को ज़बरदस्ती इन स्कीमों में शामिल किया गया, और वो शामिल किया गया, उन्होंने फ़ंड रोक लिए। उन्होंने कहा ठीक है हम देखेंगे पीएसडीपी का फ़ंड आपको देना है या नहीं देना। दूसरी तरफ जवाबन अब पंजाब हुकूमत ने ये फार्मूला तैयार किया कि एक ब्रिज फाइनेंसिंग है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से 25 अरब रुपए का बस लेकर वो मंसूबे मुकम्मल किए जाए, और जब पीएसडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनको बजट मिलेगा तो उस पर ये 25 अरब रुपए की रकम जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को वापस कर दी जाएगी।
ये है ब्रिज फाइनेंस फार्मूला जिसके तहत ये बजट लिया लेकिन जाता ना ये जितने भी मैं अखबारों में या हमारे प्रोग्राम में आता रहता है कि गवर्नमेंट जो है ना कर्जे लेकर मनसूबे बना रही है, तो अपने गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से गए, अपना रेवेन्यू कहाँ गया। हर मनसूबा ही अगर कर्ज लेकर बनाना है तो कल को कर्ज उतारना कैसे है। कल को आने वाला साला बजट जो है ना वो तो कर्ज उतारने की किस्तों पर सारा चला जाएगा, तो फिर तरक्याती फंड के लिए या तनख्वाह देने के लिए पैसे हुकूमत के पास कहाँ से आएंगे। ये एक इशू है। हुकूमत को इस पर भी सोचना चाहिए कि हर स्कीम जो है कर्ज लेकर नहीं बनती और बल्ले बल्ले करा लेते हैं, वाह वाह करा लेते हैं। हमने ये जी रोड बना दिया, हमने ये जी अस्पताल बना दिया, हमने ये जी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि कर्ज लेकर ये रिवायत तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं और आगे भी यही रिवायत रहनी है, ये नहीं बदलने वाली। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खाने का मुराद ये है कि उनको इंग्लिश बोलने का एक तरीका बताया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक लैंग्वेज है वो इस्तेमाल की जाती है उर्दू हमारी क्लासेस के अंदर। या तो वो इंग्लिश मीडियम किसी स्कूल में पढ़े होंगे जहाँ पे आपकी लैंग्वेज ही इंग्लिश हो, तो फिर है। अगर उनको एक अच्छी नो हाउ हो जाएगी इंग्लिश कैसे बोलनी है, बच्चों के साथ किस तरीके से आपने ट्रीट करना है इंग्लिश में, तो वो एक अच्छी चीज़ है। मेरे लिए तो ये प्रोजेक्ट अच्छा है कि एक लैंग्वेज बैरियर जो है वो हमारा ख़त्म होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर यहाँ पे तो हम देखते हैं हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स कर रहे हैं अंग्रेजी उनकी फिर भी अच्छी नहीं होती है, तो वो कहीं ना आप लिखने में बहुत अच्छे होंगे, आप लिखने में मास्टर होंगे, लेकिन आपका जो एक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस है ना ये बहुत मैटर करता है। ये आपका होना चाहिए। अगर आप खुद अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, आप बच्चों के साथ जब इंग्लिश बोलेंगे वो बच्चा उसकी भी ग्रूमिंग होगी। बिल्कुल ऐसे ही है और सुनने से चीजें ज्यादा बेहतर जैसे भी प्राइवेट स्कूल है वो इंग्लिश में टीचर्स बात करती हैं, वो बच्चे घर आके इंग्लिश में बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें सोसाइटी आपके बच्चे को आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कैसे ग्रूम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इंग्लिश को इतना सर पे हैवी भी नहीं करना कि यह इंग्लिश जुबान है, आपने जस्ट एक लैंग्वेज है, आपने वो लैंग्वेज सीखनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो इतना आपने अगर पंजाबी हमें आती है, हमें उर्दू आती है, अगर हम इंग्लिश भी सीख जाएंगे हमारी अच्छी तरह है, इसको आपको लैंग्वेज को सीखना है और फिर अच्छे तरीके से अगर आप आगे चीज़ों को लेकर चलेंगे उसका फ़ायदा आपको ही होगा। रहेगी बात असातिज़ा की, तो ये मेरे ख्याल से वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर आपके असातिज़ा इन तमाम जदीद तकाज़ों से रोशनास होंगे, ना सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान बल्कि जितने भी नए तकाज़े हैं, तो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन। ब्रेक, हेडलाइंस, फिर आते हैं शो में। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहेंगे। आज का प्रोग्राम का ये सेगमेंट जो है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि जैसे कि मैंने कहा था, कल भी मेंशन आपसे की थी कि हर बंदा वायरल इन्फेक्शन, बुखार बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। सो डेंगू के बाद तो इतनी बुरी हालत हो जाती है, वीकनेस इस कदर ज़्यादा हो जाती है, लोग बेचारे कभी इधर गिर रहे हैं कभी इधर गिर रहे हैं। कुछ लोग शिकायतें करते हैं कि जी आंखों के गिर्द हल्के बन गए हैं, कमर की वजह से उठ के बैठना मुश्किल हो गया है, पेन इस कदर ज़्यादा है, वीकनेस इस कदर ज़्यादा है। सो अब आप मेडिसिन पे क्यों रहें, आपको अच्छी खुराक से ये चीज़ें जो हैं वो ये जो गैप है इसको कवर करना है। सो कुव्वत मुदाफ़त किस तरह से बूस्ट की जा सकती है। वो पेशेंट जो कि डेंगू से रिकवर हुए हैं, जो कि 10-15 दिन के बुखार से रिकवर हुए हैं, उनको कौन सी खुराक, अच्छी खुराक लेनी है। फिर इसके साथ साथ स्मोक बहुत ज़्यादा है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसका हमने एक पॉजिटिव आपको वे बताना ना। चले मास्क का इस्तेमाल तो करें, लेकिन किस तरह से ये तमाम जो चीज़ें इश्यूज़ हमारे सर पे मंडला रहे हैं, इसको हम अच्छी खुराक से किस तरह से कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ बात होगी फिटनेस के हवाले से ही। मौसम की तब्दीली के साथ आप बहुत लेथार्जिक भी फील करते हैं, जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है, शाम होते ही आपका दिल नहीं करता आप उठें, लेकिन एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपका जिस्म जो है वो एक्टिव रहेगा तो आप तमाम काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो कुछ आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये स्मोक की वजह से बाहर नहीं जा रहे हैं। वॉक एक्सरसाइज के लिए वो लोग जो कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे नहीं जा रहे, तो उसका ऑल्टरनेट कुछ हम आपसे जो है वो जरूर डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूंगी। डॉक्टर सहर चावला मौजूद है, माहिर ग़िज़ायात है, राना नादगा ने हमें ज्वाइन किया है, फिटनेस ट्रेनर है। वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आगाज कर लेते हैं हम सहर चावला से, जो कि हमें बताएंगी कि ये जो डेंगू बुखार है इसके बाद रिकवरी वाला जो फेज़ है ना, वो बहुत मुश्किल से लोग बेचारे परेशान रहते हैं। जी सर, क्या कहेंगी? जी, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमारे जो जिस्म की आर्मी है, एक तो अल्लाह ताला ने उसमें इनेट क्वालिटी डाली है जो कि आपकी जीन्स पे भी डिपेंड करती है कि आपको बीमारी से कितना प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई और हथियार है दुनिया में उसको मजबूत करने के लिए, तो वो सिर्फ ग़िज़ा और आपका लाइफस्टाइल है। इसके अलावा कोई हथियार ही नहीं है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें।
आपकी बॉडी जितनी स्ट्रांग होगी, आपके वाइट ब्लड सेल्स जितने अफेक्टिव होंगे, आपके जिस्म के अंदर जो एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट्स जिनको कहा जाता है वो जितने स्ट्रांग पता होंगे, है क्या, आपको लोग बीमारी रिकवर नहीं होने के ज्यादा। बाद डेंगू से ना मेडिसिन लेते हैं कि हमें वीकनेस जो फील हो रही है, मुझे लगता है वो आप अच्छी डाइट से भी कवर कर सकते हैं। बिल्कुल चीजें। कवर कर सकते हैं। और अगर आप में पहले न्यूट्रिशन और मिनरल्स की कमी नहीं है, देखो ना, अब जब मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो मेरे जिस्म में जिंक ज़्यादा इस्तेमाल होगा, विटामिन सी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अगर ये मेरे जिस्म में वाफिर मिकदार में मौजूद होंगे तो इन्फेक्शन के बाद इनकी कमी नहीं होगी, मुझे नकाहत नहीं होगी। लेकिन अगर ये मेरे जिस्म में वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं होंगे तो इन्फेक्शन के बाद इनकी कमी होगी, मुझे नकाहत होगी। उन केसेस में अब देखिए ना, ये दो कैटेगरीज बन गई। उन केसेस में पेशेंट्स को सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि उनके जिस्म में पहले मौजूद ही नहीं थे। जिसके जिस्म में पहले इनफ रिसोर्सेज मौजूद थे, इनफ ज़खायर मौजूद थे, उसका जिस्म फाइट कर रहा है, वो लड़ रहा है। यही वजह, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही हूँ, कि बहुत सारे लोगों को कोविड के बाद लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट हुआ। क्यों? जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, क्योंकि उन लोगों के जिस्म में जिंक इतना था नहीं, सारे के सारा जिंक इस्तेमाल हो गया, स्मेल और टेस्ट चला गया। मेरे इतने सारे पेशेंट्स हैं जिनको बाद में जिंक सप्लीमेंटेशन स्टार्ट की और स्मेल और टेस्ट वापस आया है। डोंट्स पे हम हमेशा बहुत बात करते हैं कि आपको क्या क्या छोड़ना चाहिए, डूज पे बात होनी चाहिए क्योंकि मौसम बदल रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो फॉल होता है, जब मौसम बदल रहा होता है, कुव्वत मुदाफ़ित नीचे होता है, आपने इसको बूस्ट करना है। मुझे खुद बड़ा फील होता है, जैसे शाम होती है ना, बंदा कभी यहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है, फटीग हो जाती है बॉडी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बिल्कुल, वो आपके पास जो आपका इम्यून सिस्टम है वो नीचे होता है। देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जिनका हमने ख्याल रखना है, और अब तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर भी हैं। हल्दी की कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं, अदरक की कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं, धनिए की कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं। आपके पास व्हीट ग्रास जूस पाउडर, अब व्हीट ग्रास पे लोगों को बड़ी आगाही होना शुरू हो गई है कि ये क्या है। हमने पहले 2 बार हम सेगमेंट कर चुके हैं देसी घी और गुड़ के ऊपर। गुड़ आपके पास बेस्ट स्वीटनर है जो आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं मॉडरेशन में। यकीन करें, आपके खून को टॉक्सिन से और जहर वाले मादों से पाक कर देता है। नॉट मैनी पीपल नो, जो धनिया आपके पास जो मेटल पॉइजनिंग है वो उससे आपके जिस्म को जो है वो पाक करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, जिसके अगेंस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पे स्मोक पे भी थ्रेट है, कोविड पे भी थ्रेट है आपके, उसके अगेंस्ट ये डायरेक्ट आपके पास फाइट करते हैं। सो देयर आर सर्टेन रेसिपीज, आप जब इजाजत देंगी उनको हाँ जरूर वो आपके साथ शेयर करेंगे कि गुड़ का इस्तेमाल अगर आपने रूटीन में करना है तो कैसे करना है, रेसिपीज की तरफ आएंगे। लेकिन ये जो फटीग, लेथार्जिक और आप कभी इधर गिर रहे हैं कभी इधर गिर रहे हैं, कैसे हमने नादिया इसको कवर करना है? सो 2020 वैसे सबके लिए आई थिंक इतना मुश्किल था बिकॉज पहले कोविड आया। आई थिंक 80% हमारी पॉपुलेशन हैज़ गॉन थ्रू कोविड, और फिर उसके बाद अब स्मॉग वाली जो सिचुएशन है और उसके ऊपर अगर आपको डेंगू या ऐसी कोई बीमारी अटैक करती है या ऐसा कुछ इम्यूनिटी डिफिशेंसी की वजह से आपको कुछ हो जाता है तो इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी ऑफ कोर्स। इसमें आपको एक तो कार्डियोवैस्कुलर अपनी फिटनेस आपने अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी लंग्स की इम्यूनिटी, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ दवाइयों से ज़रूरी नहीं होती या अंदर इनटेक से ज़रूरी नहीं होता, आपको फिजिकली भी अपने आप को करना पड़ता है ताकि आप डिटॉक्सिफाई करें। सो फिजिकल एक्टिविटी इसमें प्लेज अ वेरी बिग रोल। योगा के इतने पोजेज हैं विच हेल्प आपकी ब्रीदिंग, आपके एब्डोमिनल मसल्स को टारगेट करते हुए आपकी लंग्स को। देर ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ओपनर्स, जिसमें आपके हार्ट की इम्यूनिटी और सारा आपका क्लिंस करती है बॉडी को, ठीक है। सो दे हेल्प यू इन रिलीजिंग ऑल द टॉक्सिन। बिकॉज इमेजिन अभी जो हमारे बाहर हालात हैं, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फेट, हम ऐसे टॉक्सिन इनहेल कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। और अब मास्क वाला तो रहा ही नहीं है कॉन्सेप्ट लोगों में सिंस वो जो कोविड वाली चीज़ खत्म हुई है। सो उसमें इनहेलिंग ऑल ऑफ दिस, यू नीड टू कीप योर सेल्फ फिट, अंदर से ऑर्गन्स अपने फिट रखें ताकि आपको फिजिकल फटीग से आप बच सकें। जितने आप फिजिकली फिट रहेंगे, मसल स्ट्रांग रहेगा, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अच्छी रहेगी, यू वोंट फील फटीग्ड। आप सीढ़ियाँ भी चढ़ेंगे, लोग थक जाते हैं, सांस चढ़ जाता है, फूलना शुरू हो जाता है। तो यही कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होती है कि आप एक्टिविटी अपनी प्रोलॉन्ग पीरियड पे करें लेकिन आप थके ना जल्दी, थके ना। और यही मेरे ख्याल से आजकल हर दूसरे बंदे का मसला बना हुआ है कि वो थक जल्दी जाता है। सर अब आप कुछ रेसिपीज ऐसी शेयर कर दे जो हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए चीज़ें सब एज ग्रुप के इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, नादिया की बात को सेकंड करूंगी कि एक्टिव फिजिकल लाइफस्टाइल जब आप रखेंगे उसके साथ ही ये चीज़ें आपके काम आएंगी, और उसी तरह जब आप एक्सरसाइज करेंगे साथ आपने वो भी रखना है। पहले 2 रेसिपीज ऐसी बताऊंगी जो आपने महीने में सिर्फ 2 बार करनी है। धनिए की मैंने बात की थी, धनिया आपके पास जो है ना टॉक्सिन पॉइजन्स, खास करके एयर पोल्यूशन वाले पॉइजन्स को जिस्म से रिलीज करता है। 2 टेबलस्पून आपने धनिए के लेने हैं, उसको आपने 2 कप पानी में उबालना है, ओवरनाइट उसको सोक करके रखें, महीने में 2 बार आप ये पानी पी लें। और स्मॉग नहीं, धनिए की
तासीर गर्म होती है, समझ में ये रेसिपी ना करें। जब आपके पास मौसम चेंज हुआ करें, महीने में 2 बार इस रेसिपी को करें। दूसरी रेसिपी जो है वो कैस्टर ऑयल से रिलेटेड है। जिन लोगों को IBS, IBD, गट इश्यूज़ हैं, डायरिया का इशू है, उन्होंने ये रेसिपी नहीं करनी है। उसके अलावा बाकी सारे लोग जो है, कैस्टर ऑयल मैं बता दूं आपके लिवर को, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत को, आपके लिम्फेटिक सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम सबको बूस्ट करता है और बड़ी आंत से टॉक्सिन्स निकालता है। हमारी बड़ी आंत से हमारा पखाना होकर जाता है ना, तो जो चीज़ बड़ी आंत से टॉक्सिन निकालती है वो बेहतरीन है। तभी तो ये एज वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल जो है उसको आपने महीने में 2 बार रात को सोने से पहले लेना है। उन मेडिकल कंडीशंस के अलावा जिनका मैंने नाम लिया, ये भी टॉक्सिन्स रिमूव करने में हेल्प करता है। डायरेक्ट आपने कैस्टर ऑयल दूध में मिक्स कर लेंगे तो उसकी पैलेटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मेथी दाना आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं, सब नहीं खा सकते तो उसको किसी चीज़ में आप मिक्स कर लीजिए। ये तो हो गई महीने में 2 वाली रेसिपीज़। जो चीज़ आपने रोज़ करनी है, तुलसी के पत्ते, जिसको हॉली बेसल लीव्स भी कहा जाता है, ज़बरदस्त से आपकी एयर के जो पॉल्यूटेंट्स आपने इंजेस्ट किए होते हैं इसको रिमूव करते हैं। एक चाय की रेसिपी बता रही हूँ जो आप रोज़ कर सकते हैं, वेरी सिंपल। 3 से 4 आप तुलसी के पत्ते लें, इतनी सी आप अदरक लें। अदरक में एक मेडिसिनल कंपाउंड होता है जिंजरॉल। जिंजर में ये अमेजिंग तासीर होती है कि जिस्म से डैम्प को रिमूव करता है, यानी बलगम को, साइनसेस को क्लियर करता है, इन्फ्लेमेशन को रिमूव करता है, बॉडी को ड्राई कंडीशन की तरफ लेके जाता है। आजकल जो लोगों को मसला है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रेसिपी और तासीर भी गर्म है, सर्दियों में अच्छी है। थोड़ा सा म्यूकस सारा जो है एयरवेज से वो रिमूव करता है। थोड़ी सी अदरक लेनी है आपने, नींबू 2 नींबुओं का रस ले लें आप, अगर नींबू आपको सूट करता है तो। सबको नींबू सूट नहीं करता, बिल्कुल हर एक को नींबू सूट नहीं करता। और तुलसी के पत्ते लेने, इसकी चाय बना लें, चाय को आप पी जाएं। चौथी जो रेसिपी बता रही हूँ ये ऑलमोस्ट हर इंसान रोज कर सकता है। ये है आपके पास गुड़, अदरक, सिवाय उसके जिसको गर्ड है। अदरक अक्सर गर्ड वालों, अल्सर वालों को नहीं पचती है, अदरक गर्ड वालों ने नहीं करनी। गुड़, अदरक और देसी घी का लड्डू। 1 टेबलस्पून आप देसी घी लें, आप 1 से 2 टीस्पून जो है, या 1 टेबलस्पून आप गुड़ ले लें और थोड़ी सी इतनी सी आप अदरक ले लें, पिसी जिंजर पाउडर ले लें, इसका लड्डू बनाएं। रोज़ इसका 1 लड्डू जो है आपके साइनसेस क्लियर करने में भी हेल्प करेगा, जिस्म से इन्फ्लेमेशन को भी रिलीव करेगा, आपके म्यूकस को भी रिलीव करेगा, स्मोक के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा। और आपकी स्वीट क्रेविंग और आपकी हमारी तरह जो फिटनेस में है, मेरे और नादिया की तरह। वैसे मैं सबको बताना चाहूँगी, नादिया जो है वो मेरी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर भी है, तो मेरी फिटनेस में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। कमिंग टू द नेक्स्ट रेसिपी, मैं आपको बताना चाहूँगी हल्दी वाली चाय। सबको पता है हल्दी, सबको ये तो पता है इन्फ्लेमेशन को कम करती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। हल्दी एंटी माइक्रोबियल भी है, जिस्म से बैक्टीरिया और वायरसेस को भी रिलीज करती है। हल्दी के साथ अगर आप सौंफ मिला देते हैं, सौंफ इज अगेन अनदर एंटी माइक्रोबियल। हल्दी, सौंफ, अदरक और काली मिर्च वाली चाय दी बेस्ट इम्यूनिटी इंग्रेडिएंट। जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है वो हल्दी वाली रेसिपीज इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मजीद ट्रिगर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो रेसिपीज हैं, हम इसको अपने सोशल मीडिया पर भी वार्म उसमें देना, इसको हम अपने सोशल मीडिया पे भी जरूर शेयर करेंगे ताकि अगर आपकी कोई रेसिपी मिस हो गई है तो वह हम मिस नहीं होने देंगे। सो ये चंक आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा, सिटी 42 के फेसबुक पेज पे भी, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। अब वापस आके हमने कुछ एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर करनी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ रेसिपीज आपके साथ शेयर कर दी हैं और कुछ ब्रेक में सहर बता रही थी रह गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब आपको हमने बताना है आप एक्टिव कैसे रह सकते हैं। कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं कि अगर आप वॉक करने नहीं जा रहे हैं, आगे मौसम चेंज हो रहा है, स्मोक का अगर खतरा मजीद बढ़ जाता है, जो कि बढ़ना है, तो आप घर में रह के कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमें राना नादिया बताएंगी। नादिया, आप प्लीज इधर आ जाइए और हमारे नाजरीन को कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो बता दीजिए। सो अब वो आसान सी एक्सरसाइज बतानी है जो हम लोग कर सकते हैं, मुझे कम से कम मुश्किल ना लगे। मेनली आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद ब्रीदिंग। हमें सबसे ज़्यादा आनी चाहिए कि कैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, ताकि ब्रीदिंग से ही हमारे मेन टॉक्सिन्स जो हैं बॉडी से निकलते हैं एंड हम उनको ज़्यादा देर बॉडी में रहने नहीं देते। सो फर्स्ट इज़ आपने 1 सेकेंड के गैप में ही इनहेल करना है डीपली एंड सबमिसिव आपका इनहेल होगा, और जो एक्सहेल है वो आपने स्नीज की तरह एकदम से बाहर निकालना है। सो इनहेल, और मेक श्योर जब आप इनहेल करें तो आपका पेट आगे को निकले। सो यूजुअली हम डेली रूटीन में जब कर रहे होते हैं, इनहेल करते हैं तो पेट अंदर जाता है और एक्सहेल करते हैं तो हमारा पेट बाहर आ रहा होता है। लेकिन इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपने इनहेल करते हुए पेट अपना फुलाना है जितना फुला सकते हैं, एंड एक्सहेल अंदर करना है। अच्छा, मैं कोशिश करके साथ साथ देख रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। और ये 10 मिनट्स की आपने रूटीन करनी है, जिससे आपके सारे, एक तो एब्डोमिनल मसल भी स्ट्रांग होगा और वैसे ही आपके टॉक्सिन रिलीज होंगे बॉडी से थ्रू ब्रीदिंग।
सही। नेक्स्ट जो है चेस्ट ओपनर, जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी और लंग्स की इम्यूनिटी बेहतर होती है एंड क्लिंस होते हैं आप। सो नीचे वाला पूरा बॉडी पार्ट आपका स्टैटिक होगा, ट्राई नॉट मूविंग। आपने सिर्फ अपनी चेस्ट पीछे को पुल करनी है, बाजू ऊपर ऊपर देखें और अपनी नेक को एक न्यूट्रल पोजीशन में रखें, ऊपर देखते हुए, आंखें खुली रखें। दिस इज ओपनिंग योर चेस्ट, ठीक है। तो आपने इसमें इनहेल एक्सहेल, और आपने स्टे यहाँ पर कितनी देर के लिए करना है? एटलीस्ट 5 ब्रेथ्स लें आप इस पोजीशन में, फिर आगे आ जाएं, ब्रेक ले लें अगर बैक पे आपके बहुत ज़्यादा बेंड आ रहा है यूजुअली लोगों को। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स अगर आपकी बैक वीक है, बिकॉज दिस इज एक्सटेंडिंग एंड इंक्लाइनिंग योर बैक, वर्किंग योर बैक मसल्स ओवर है। सो मेक श्योर आप उतना ही इनिशियली जाएं जितना आप जा सकते हैं, फुल रेंज ना जाएं अगर अभी नहीं जा सकते, ठीक है। जितना जा सकते हैं ऊपर देखें एंड इधर ही रहें एंड टेक डीप ब्रेथ्स। दूसरा थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, अगर आप ये कर सकते हैं ना, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो यू कैन ट्राई चेस्ट डाउन, लेटे, अपने पीछे से पाँव पकड़े, नीज उठाने की आपने कोशिश करनी है ऊपर एंड ऊपर देखना है, चेस्ट आपने उठा के रखनी है, ये आपका बेंड आएगा बैक में, ठीक है। लुक अप एंड यहाँ पे भी आपने डीप ब्रेथ्स लेने, इनहेल एक्सहेल। यहाँ पे आपको बीटिंग भी फील होगी इन योर बेली। लेट इट काम डाउन वहाँ पे रहते हुए। एंड दीज 3 आई थिंक मैनेजेबल बाय एवरीवन एट होम इजीली, किसी इक्विपमेंट के बगैर, किसी चीज़ के बगैर। आपको कोई बहाना नहीं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि नादिया ने बगैर किसी चीज़ की हेल्प के ही एक्सरसाइजेस की हैं। सो टाइमिंग इसके लिए कितनी होनी चाहिए नादिया? सो यूजुअली एटलीस्ट एक एक्सरसाइज को 10 मिनट्स आपने देना है, तभी आपको फील होगा कि थोड़ा सा यूज भी हो रहे हैं आपके मसल्स, बिकॉज ये इतनी इजी एक्सरसाइजेज हैं जिनके मसल्स कभी भी नहीं मूव हुए जिंदगी में, उनको भी थोड़ा सा इनको रेप्स ज़्यादा देने, टाइम ज़्यादा देना है ताकि उनके मसल्स एक्टिवेट होना शुरू हों। अच्छा नादिया, मुझे एक सॉरी बेसिक चीज़ें बता दें, खाना आपने बिल्कुल नहीं खाना ये एक्सरसाइज करने से पहले? आइडियली आप सुबह के टाइम ये एक्सरसाइजेस करें, इंडोर, आजकल तो इंडोर करें। यूजुअली योगा प्रेफर की जाती है, आउटडोर या रनिंग लोगों को बहुत पसंद है सिंस शाम को वेदर बेहतर हो रहा है। बट ट्राई कि आप ये एक्सरसाइजेस इंडोर ही सुबह के टाइम करें, ताकि जितनी आपकी डिटॉक्सिफिकेशन है, क्लिनजिंग है बॉडी की, वो सुबह के टाइम ही हो जाए। अच्छा नादिया, कुछ और शेयर करना चाहेंगे? नहीं तो आप इधर आ जाएं ताकि मैं 2-3 चीज़ें आपसे और भी पूछ लूँ। आ जाएं जी। सो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो आपने रूटीन का हिस्सा बना लेनी है, घर में रह के आप आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए एक्सक्यूज मेरे ख्याल से कोई नहीं है। आप करने वाली है सहर? मैं तो करती हूँ। आई टोल्ड यू शी इज माय ट्रेनर, हम रोज 1 घंटा मिलते हैं। चलें जी, अब आप देख लें कि अगर आप अक्सर पूछते थे बहुत सारे लोग हमारे से, हमारे फेसबुक पेज पे, कि आपकी फिटनेस का राज क्या है। आइए साथ तो ये राज है हर fitness गोल का। का 80% डाइट है, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, 80% आप सिर्फ डाइट के थ्रू ही अपना गोल अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप ये कहें कि सिर्फ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डाइट बिल्कुल नहीं कर रहे, खाने पे आप अच्छा हाथ साफ कर रहे हैं, तो फिर ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। आपकी रेसिपीज रह गई थी, 2 रेसिपीज रह गई थी। एक आपके पास आ जाता है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाले दूध की रेसिपी बहुत लोगों को पता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज जो है वो नॉर्मली मैं सुनती हूँ किसी को चोट लग जाती है ना, फटाफट हल्दी वाला बहुत दूध दिया जबरदस्त जाता है। है। उसकी रीजन ये है कि हल्दी इम्यूनिटी तो आपके पास इंक्रीज करती है, इन्फ्लेमेशन तो आपके पास नीचे लेके जाती है। हल्दी आपके पास बेहतरीन एंटी माइक्रोबियल भी है और एलर्जीज और एस्थमा से रिलेटेड खास करके आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करती है। अब जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध सूट नहीं करता, उन्होंने नहीं लेना, ठीक है। लेकिन जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है लेकिन उनको दूध को लेके थोड़ी बहुत ब्लोटिंग हो जाती है, वो इसमें 1 टेबलस्पून तुख मलंगा डाल लें। तैयार होने के बाद तो तुख मलंगा क्या करेगा आपके पास एलर्जीज का भी ख्याल रखेगा और उसके साथ साथ आपके पास जो आपकी ब्लोटिंग हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है, उसका भी ख्याल रखेगा। आपने हल्दी वाले दूध में थोड़ा सा अदरक पाउडर भी डालना है और हल्दी वाले दूध में आपने थोड़ी सी काली मिर्च भी डालनी है। इसका 1 कप अगर आप रोज रात को लेते हैं, और जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो यही रेसिपी कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खवातीन जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं, माहवारी बंद हो गई है, अगर वो सोया मिल्क के कप में ये रेसिपी इस्तेमाल करती हैं, थोड़ा सा हल्दी, अदरक, काली मिर्च और तुख मलंगा, उनका जो मीनोपॉज अगर चल रहा है ना, तकलीफ दे पीरियड्स, वो भी बेटर हो जाएंगे उनके। सोया में मौजूद फाइटोएस्ट्रोजेंस की वजह से उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और अपने आप को आप स्मॉग अगेंस्ट जो इन्फेक्शंस हैं उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली मैंने कुछ महीनों के लिए ये एक्सरसाइज अपनाई थी। मैं
स्टार्ट दिन का आगाज ही एक पानी की बोतल तुख मलंगा के साथ कर रही थी। तो मुझे ये बता दें वो हेल्प किस किस चीज में करती है, ताकि बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते थे मुझे एक्चुअली नहीं पता। ये जो हल्दी वाली है ये मैं खुद क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हूँ। जब क्रैम्प्स नहीं निकल आते आपको वर्कआउट के बाद, आपकी सोरनेस बहुत हो जाती है, तो आई थिंक हल्दी बिल्कुल। तो मुझे तुख मलंगा के बारे में बता दें, ताकि मैं, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते थे आप क्यों पीती हैं, मैं कहती थी ऐसे बस मुझे आइडिया। तुख मलंगा फेमस है आपके पास अपने फाइबर कंटेंट की वजह से। फाइबर की वजह से आपकी बड़ी आंत जो है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डिटॉक्स भी करता है, आपका पेट भी भरा हुआ रखता है, आपको इतनी भूख नहीं लगती है, और उसमें जो मौजूद बेतहाशा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं। ये 3 उसके पावर पॉइंट्स हैं। ले जी, आप तुख मलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही आपको फायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइज से पहले कॉफ़ी का, ग्रीन टी का इस्तेमाल अगर कर लिया जाए तो आपको थोड़ा सा बेहतर भी फील होता है, वेट भी जल्दी आपका रिड्यूस हो जाता है। और कुछ लोग, अब आयशा मुझे कह रही थी कि जी ORS का पानी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये चीज़ें हमने खुद से बना रखी हैं, बेस्ट क्या चीज़ है? सो ORS तो मेनली इट्स नॉट अ प्री वर्कआउट, ये वर्कआउट के दौरान लोग पीते हैं ताकि उनका शुगर लेवल, या अगर आपको डिजीनेस होती है यूजुअली जब आप एकदम कुछ आपका स्वेट निकल रहा है, आपका पानी निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है, वाटर लॉस हो रहा है, तो वो उसमें अगर इफ़ यू फील कि आप बस गिरने वाले हैं और नौजिया हो रहा है आपको, तो फिर आप हाँ ORS अपने साथ रखा करें। बट प्री वर्कआउट जो आप कॉफ़ी की बात करिए, ग्रीन टी की बात करिए, येस मेटाबॉलिज्म बूस्ट आपने अगर वर्कआउट से पहले अपना करना है तो उसके लिए कैफीन, क्रिटीन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो प्री वर्कआउट में यूज़ होते हैं। प्री वर्कआउट का एक मेजर चंक जो है दैट्स कैफीन, एंड एक तो आपको एक्टिव रखता है। लोग अगर सुबह सुबह वर्कआउट कर रहे हैं या इवन रात को भी कर रहे हैं तो उनको एक एकदम से एनर्जी बूस्ट भी मिलता है कैफीन की वजह से, कि उनका वर्कआउट आराम से गुजर जाए विदाउट फीलिंग लेथार्जिक। सो वो एक प्री वर्कआउट है। ORS जो है वो आपके शुगर एंड सॉल्ट मिक्स होता है, तो इट कीप्स यू हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द वर्कआउट एंड आपको डिजीनेस से बचाता है। पोस्ट वर्कआउट मुझे बता दें आपकी डाइट में क्या चीज़ें, सबसे पहले ड्रिंक की पूछ लेते हैं ना, हाँ। वो क्या होना चाहिए? मैं तो पर्सनली प्रोटीन ऑलवेज, बट ड्रिंक में भी ऐसा कोई ड्रिंक नहीं है पोस्ट वर्कआउट। अगर आप प्रोटीन शेक्स नहीं पीते तो मेक श्योर कि आप अपने पोस्ट वर्कआउट में मीट इन्वॉल्व करें। प्रोटीन लीन मीट लाएं, प्रोटीन लाएं जितनी ला सकते हैं, विद कार्ब्स एंड फैट, हेल्दी फैट्स बीच में रखें, बट प्रोटीन का चंक ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज आपका मसल जो टेयर है उसने वापस जुड़ना है। तो जो मसल रिस्टोर है वो प्रोटीन हेल्प करती है मसल को वापस रिस्टोर में। तो वो आपने मेक श्योर कि प्रोटीन का चंक आपका हमेशा ज़्यादा हो पोस्ट वर्कआउट। 2 चीज़ें मैं तो इसको मिथ कहती हूँ कि हम लोगों ने ये खुद से ही जोड़ रखी हैं कि आपकी बैलेंस डाइट की सिर्फ उसी को ज़रूरत है जो मोटापे का शिकार है, ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे तो फिर डाइट आपके पास सिर्फ वेट लॉस में इस्तेमाल हो, डाइट तो आपके पास दुनिया में नेम अ डिजीज और उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। डाइट तो आपके पास डिप्रेशन से लेके, मैं नहीं कह रही डिप्रेशन का इलाज सिर्फ डाइट है, डिप्रेशन से लेके आपके पास बुखार तक का इलाज जब डाइट में मौजूद है, डाइट में भी मौजूद है, तो डाइट सिर्फ वजन लूज करने के लिए कैसे हो सकती है? नादिया, वो लोग जो कि मोटापे का शिकार है, सिर्फ क्या वर्जिश उन्हीं लोगों को करनी है, एक्सरसाइज उन्हीं लोगों को करनी नहीं, आपके इवन अगर आप ओवरवेट नहीं भी हैं, आपको आगे जाके इतने जॉइंट्स के मसले होना शुरू हो जाते हैं इवन व्हेन यू आर लीन, तो ये सारे इसीलिए होते हैं क्योंकि आपका मसल इर्द गिर्द जो है बॉडी का वो वीक हुआ हुआ है। सो इन इंजरी से बचने के लिए, आगे बीमारियों से बचने के लिए डाइट प्लस फिजिकल एक्टिविटी आपको एजिंग में हेल्प करती है रादर देन जस्ट योर वेट। सो वो भी आपने मेक श्योर करना है कि मोटापा सिर्फ नहीं है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, आपकी इतनी बहुत लोगों को लोग कहते हैं अरे भाई तुम्हें क्या जरूरत है वॉक करने की, तुम्हें क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की, वजह सो वो लोगों को लगता है अच्छा जी ये एनी टाइम बस वेस्ट करें। तो आपके पास इसके फायदे कितने हैं आप ये देख सकते हैं। मुझे कार्डियो आयशा पूछ रही है, वेट जिन लोगों ने कम करना है उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? बोथ स्ट्रेंथ एंड कार्डियो का मिक्सचर करें, ऑलवेज वर्क्स बेटर। बहुत लोग समझते हैं कि कार्डियो करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, सिर्फ कार्डियो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा, आपको साथ अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, तो ही दोनों चीज़ें आपको हेल्प करेंगी बिकॉज स्ट्रेंथ से मसल स्ट्रांग होगा। कार्डियो से आपका सिर्फ हार्ट रेट ऊपर जाता है जो यस आपको हेल्प करता है फैट लॉस में, लेकिन अगर मसल वहाँ का स्ट्रांग नहीं है जिधर का आप स्पेशली टारगेट कर रहे हैं, तो मसल स्ट्रांग ही सपोर्ट करता है उसके फैट बर्निंग प्रोसेस को। बिल्कुल। सो मेक श्योर कि मसल आपका स्ट्रांग और वो स्ट्रेंथ से ही आते हैं कार्डियो। सो आई मस्ट से कि अगर आयशा ये पेयर हमेशा
हमेशा यहाँ पे बिठाती रही, ना तो कोई बीमार होगा ना कोई सुस्त फील करेगा। आपके पास एक पूरा पैकेज मौजूद है जो कि लोग पैसे दे के ट्रेनिंग करते हैं, जाके चीजें पूछते हैं, सीखते हैं, वो यहाँ पर आपको वो कहते हैं ना फ्री मशवरे हम दे रहे हैं। तो जरूर आपने इसका फीडबैक हमें देना है, क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपकी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी परेशानी दूर हो जाए, तो फिर हमें भी अच्छा फीडबैक जब मिलता है, हमारे गेस्ट जो आते हैं इनको भी लगता है कि जी इनकी मेहनत रंग ले आई है। बिल्कुल आसान नहीं होता सुबह सुबह उठकर आना, और आप लोगों के लिए यहाँ पर अपने काम छोड़ के, मैं कहती हूँ जी बड़ी हिम्मत है इन लोगों की। सहर, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने बस मैसेज यही देना चाहूंगी कि डोंट्स के साथ डूस का भी ख्याल रखें, वर्जिश और डाइट के साथ इससे अनहेल्दी हैबिट्स भी हटाएं ताकि इम्यून सिस्टम थ्रेट ना हो। सही, आप क्या कहना चाहेंगे नादिया? यही कि फिजिकली एक्टिव रहे, आगे जो मौसम आ रहा है एहतियात करें, मास्क पहने अपना बाहर, एंड ज़्यादा ज़्यादा एक्टिविटी अपनी इंडोर्स आजकल रखें, एंड स्मोक से जितना बच सकते हैं बचें। सही, तो यही आपकी सेहतमंद जिंदगी के राज जो हैं आपके साथ आज हमने शेयर कर दिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिए। जिसके बारे में ज़बरदस्त रिमार्क्स लोगों के हमें जो हैं वो 13 तारीख को ये फिल्म जो है वो सिनेमा घरों की जीनत बनी। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़बरदस्त पजीराई हासिल कर रही है, और पहले ही दिन मकामी तौर पर 4.9 करोड़ रुपए और बैनुल अक़वामी सतह पर 4.4 करोड़ रुपए इकट्ठे करने में ये मूवी जो है कामयाब हुई है। दुनिया भर में 420 स्क्रीन्स पर इसको दिखाया जा रहा है, और मौला जट 400 से ज़ायद आलमी सिनेमा स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली फिल्म है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है अमरीका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और मुख्तलिफ खलीजी ममालिक की 400 से ज़ायद सिनेमा स्क्रीन पर रिलीज इसको कर दिया गया है। बहुत ज़बरदस्त इसके बारे में रिमार्क्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। शायकीन की लंबी कतारें हैं, वीकेंड है, आज बहुत सारे शायकीन आज भी देखने जाएंगे। फिल्म के बारे में हम एक आज जो है वो तज्जिया आपके साथ शेयर करेंगे, वो देखा है उनके रिमार्क्स क्या हैं ट्विटर पर, वो भी आपको दिखाएंगे। वो लोग जिन लोगों ने देखनी जानी है वो क्यों देखने जाएं, फिल्म में ऐसा स्पेशल क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जी मारूफ यूट्यूबर मिस्टर नोमान अली मौजूद हैं, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म देखी आपने? मैंने बिल्कुल देखी, और अना मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे तकरीबन 36 घंटे हो गए ये मूवी देखे हुए, और अभी तक उसका जो एक इम्प्रेशन है, उसका जो इग्रेशन है ना, वो मेरे पे तारी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इट्स लाइक मैं एक ऐसी पैराडाइज से होके आया हूँ जहाँ पर मुझे अभी भी ऐसा फिलर आ रहा है कि मेरे सराउंडिंग में। अच्छा, इससे पहले कि हम मजीद फिल्म को डिस्कस करें, कुछ हम आपके साथ उसके मनाजिर जो है, ट्रेलर जो है शेयर कर देते हैं, ताकि दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब जिस तरह से उसको कैप्चर किया है, जो इसके विजुअल्स हैं, लोग बहुत ज़्यादा उसके अंदर अपने आप को इंजेक्ट कर लेते हैं। डेप्थ लग रही है ना हर एक सीन में। अभी ये जो हम स्क्रीन पे सीन दिखा भी रहे हैं, इतनी डेप्थ है, इतना ज़बरदस्त वो एग्जैक्टली इन्वायरमेंट से आपको लग रहा है पाकिस्तानी फिल्म, हम बहुत ही डिफरेंट एक मंजर पाकिस्तानी फिल्म का ये देख रहे हैं। बिल्कुल, और उसके अलावा जो ख़ास तौर पे जो इसका साउंड है, जो मतलब जिस तरह से उसके विजुअल्स के साथ जो उसको सिंक किया उन्होंने साउंड, वो बहुत ज़बरदस्त है। उसकी जो इम्पैक्ट है, जो वो मतलब आई जस्ट लव इट। एक्टिंग किसकी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है? मायरा खान की तो मैं कहती हूँ लोग जितनी तारीफ़ें कर रहे हैं, फवाद खान की जितनी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपको फिल्म देखी क्या बेस्ट लगा? मायरा खान वॉज गुड, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग लगी वो मुझे नूरी नथ की लगी। जो नूरी नथ था वो मतलब उसकी एक तो उन्होंने उसका काफ़ी ज़्यादा एक जो इम्प्रेशन रखा था, जो उसका इम्पैक्ट था मूवी के अंदर, वो बहुत हैवी था। डेफिनेटली विलन को थोड़ा सा आपने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसका जो है ना प्रेशर बिल्ड करना होता है हीरो से। लोगों को लगता होगा कि मतलब लास्ट में शायद ये मार ही देगा, कोई ट्रेजिक एंड हो जाएगा इसका, लेकिन फिर भी जो है वो आई थिंक उसका जो इम्प्रेशन था वो बहुत ज़बरदस्त। फिल्म का एक फुल पैकेज होता है ना जो उसको फिल्म बनाता है। आपके सॉन्ग्स में भी अट्रैक्शन होनी चाहिए, आपके जो बड़े नाम हैं वो भी, ऑब्वियसली हमने साथ देखा बड़े नाम भी इसमें हैं। हमेशा शायकीन का बड़ा वो रहता है कि अच्छा जी गाना कौन सा ज़बरदस्त रहा, कैसा था गाना? तो आई थिंक इस पूरी मूवी में कोई ऐसा इतने ज़्यादा गाने तो थे ही नहीं। एक ही थोड़ा सा सॉन्ग के कुछ लिरिक्स थे, उसके अलावा लास्ट में कुछ इन्होंने डांस दिखा दिया था, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा एक प्लस पॉइंट है। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने सॉन्ग्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। सही। तो मुझे ओवरऑल बताइएगा, क्या इसको हम फुल पैकेज कह सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिनेमा घरों में लोगों का रश लग रहा है, बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने मूवी देखने जाना है। तो क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो कि फिल्म के शायकीन जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त मूवी है?
बिल्कुल डेफिनेटली मैं ज़रूर इनकरेज करूँगा। हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, इसको हमें ज़रूर जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है और जिस बजट की ये मूवी है, इस बजट की मूवी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज़्यादातर देखने को मिलती नहीं है। नहीं मिलती है, बिल्कुल। तो बिलाल शारी ने इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। मैं ज़रूर ऑडियंस को कहूँगा कि आप लोग चेक करें, जाएं। अच्छा, ऑडियंस की आपने बात की तो हम कहते हैं कि अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो हम अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल फैमिली के साथ जा सकते हैं। इसमें कोई भी सीन ऐसा नहीं है कि जिसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑकवर्ड फील नहीं करेंगे। इसमें पूरी मूवी क्लीन है। थोड़ा बहुत डेफिनेटली आपको एक रखना पड़ता है मूवीज़ के अंदर, लेकिन ओवरऑल इसका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। हुमामा मलिक की कैसी रही इसमें परफॉर्मेंस? हुमामा मलिक बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग की है और ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादा लोग अप्रिशिएट उन्हीं को कर रहे हैं। मायरा खान ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं इस टाइम। सही। तो आपको पर्सनली खुद भी उनकी एक्टिंग अच्छी लगी है? डिफरेंस क्या लगा और वजह क्या आप समझते हैं इसकी? एक्टिंग उनकी अच्छी है। जो उसके थोड़े बहुत जो एक फ़ाइट के जो सीन्स दिखाए हैं उन्होंने, ख़ासतौर पर जिस तरह से वो एक गला काट के वो रख देती है टेबल पे और फिर ऊपर से उसको वो पग पे ना देती है, वो एक बड़ा थ्रिलिंग सीन है। वैसे थोड़ा सा मैं ये ज़रूर ऑडियंस को कहना चाहूँगा, वायलेंस का एलिमेंट इसके अंदर है और जो लोग थोड़े से सेंसिटिव होते हैं इन चीज़ों को लेकर के, लाइक वो होता है ना कि दिल ख़राब हो जाता है, एकदम से वो आँख में से सरिया निकल रहा है या फिर वो गर्दन काट रही है, तो वो उन लोगों को थोड़ा सा इरिटेट वो फील करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, अब हम जितने बड़े बजट की ये फिल्म कह रहे हैं, सो आपने मूवी देखी भी और लोगों का रिएक्शन भी सुना, वो कहते हैं ना जो पैसे वसूल होना वो हो जाएंगे? 100% हो जाएंगे। बल्कि मुझे कुछ ऐसी रोमर्स भी सुनने को मिल रहे थे कि शायद 90% सिनेमाज में ये नहीं चल रही मूवी, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये 200-300 की टिकट पे देखी जाने वाली मूवी है ही नहीं। ये जिस बजट की मूवी है, जैसा काम कर दिया, जो डायरेक्शन है, जो साउंड है इसका, वो डिज़र्व करता है कि अगर आपको 2000 रुपये की भी टिकट लेनी पड़े तो आप डेफिनेटली शुड गो एंड वॉच। सही। तो मुझे बता दें हमजा बासी की परफॉर्मेंस आपको इसमें? हमजा बासी, आई मीन मुझे आपको याद होगा वो इंडियन एक मूवी थी पद्मावत, उसके अंदर जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर था जिसने अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर प्ले किया, वो हीरो से ज़्यादा फेमस हुआ था। यानी कि उसमें आपको याद होगा कि जो हीरो के रोल पे जो कर रहे थे शाहिद कपूर, उससे ज़्यादा फेमस हमारा जो नेगेटिव कैरेक्टर था वो था। उसकी रीज़न ये थी कि उसकी जो लुक थी वो बहुत इपिक थी। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमारे पास हमजा अली बासी के केस में है। उसको जो कॉस्ट्यूम दिया है, जो उसका इंप्रेशन है, जो उसका मेकअप है, वो बहुत सुपर्ब लग रहा है और एक्टिंग, डायलॉग्स उसके ज़्यादा हैं इस मूवी के अंदर। तो मुझे तो पर्सनली उनकी एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी लगी। सही। सो आपके लिए एक फुल पैकेज ये मूवी है, ज़रूर देखने जाइएगा और आपने में फीडबैक भी ज़रूर देना है। हम आपके साथ मूवी का ट्रेलर तो शेयर करते हमने कहा थोड़ा सा हम आपके साथ इस मूवी की चीज़ें भी ऐसे डिस्कस कर लें जो आप देख के और आपको रिव्यू मिल जाए कि मूवी अगर आप देखने जा रहे हैं तो वो मूवी कैसी होगी। तो ज़रूर जाइएगा और फीडबैक हमें दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अभी की अपडेट जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हमने आपके साथ एक्सरसाइज भी शेयर की कि आपने कौन सी करनी है, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करनी है। इस वक्त शहर पर जो खतरा मंडला रहा है वो ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर का एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और शहर लाहौर आज आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। सो मौसम भी तब्दील हो रहा है, आपने अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ज़ाई आलूदगी से अगर आपने अपने आप को बचाना है, घर में तो आप बंद होकर नहीं बैठ सकते, बाहर निकलना है, मास्क का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और हम अक्सर कहते हैं कि जब भी आप बाहर से आ रहे हैं, कोविड में ये बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमें चीज़ें बताई कि आप बाहर से अगर कहीं से होकर आ रहे हैं तो अपने नोज़ को और गले को अच्छी तरह से फ्लश करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और रूटीन में ये चीज़ जो है, बाहर से कहीं आए तो थोड़ा सा गर्म पानी भी अगर पी लेंगे तो आपके लिए वो भी बेहतर हो सकता है। बाकी स्मॉग के खतरात जो हैं वो आगे आपके सर पर मंडलाने ही हैं, आगे ये बढ़ने ही हैं। बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आपको ऐसा लगता है ना कि बादल आ रहे हैं और फॉग सी हो रही है, फ़िलहाल तो फॉग वाला बिल्कुल भी सीज़न नहीं, आगे जाके ज़रूर होगी, लेकिन ये काला धुआं आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एहतियात कीजिए और अच्छे तरीके से अपना वीकेंड मनाइए। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।